बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें मीडिया की के प्रोग्राम की दूसरी किस्त आज हाजिर है। सामीन इकराम, हम बुरहानुद्दीन हसन की किताब पस पर्दा पर बात कर रहे थे और हमने उसके कुछ हिस्से के बारे में आपको बताया था। आज आगे चलते हैं। पीटीवी के क़याम के इब्तदाई दौर का जिक्र करते हुए बुरहानुद्दीन लिखते हैं कि शुरू में तो पाकिस्तान टेलीविज़न को जापान की एक कंपनी के ताउन से लाहौर और ढाका में आजमाइशी स्टूडियोज़ के ज़रिए शुरू किया गया था। बाद में फिर जब एक कंपनी बनाने की ज़रूरत महसूस हुई और टेलीविज़न प्रोमोटर्स कंपनी के नाम से कंपनी बनाई गई, तो उस वक्त हैरत की बात यह है कि उस वक्त उसकी सरबराही के लिए उन्हें कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मिला और उन्होंने एक सीनियर पुलिस अफसर को, जिनका ताल्लुक़ मशरक़ी पाकिस्तान से था और जो उस वक्त के वज़ीर इत्तलात के दामाद थे, उन्हें उस कंपनी का सरबराह मुकर्रर किया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत और उसके वज़रा मुख्तलिफ पेशा इदारों के लिए किस तरह सरबराह सिलेक्ट करते हैं। बहरहाल कराची और लाहौर में भी सन 1967 में टेलीविज़न स्टेशनों ने काम शुरू कर दिया, मगर उस वक्त तक रेडियो पाकिस्तान को ज़्यादा अहमियत हासिल थी और सन 1965 के सदारती इलेक्शन में अयूब खान ने और मजमूई तौर पर हुकूमत ने रेडियो पाकिस्तान से ज़्यादा काम लिया था और उस पर ज़्यादा हिसाब किया था। कराची टेलीविज़न का जब इफ्तिताह हुआ, उस वक्त ज़ैड बुखारी रेडियो पाकिस्तान की डायरेक्टर जनरलशिप से रिटायर हो चुके थे और उन्हें हुकूमत ने यह पेशकश की कि वो कराची टेलीविज़न स्टेशन के जनरल मैनेजर बन जाएं और बुखारी साहब जैसे ज़हीन और ज़ीरक इंसान इस छोटे ओहदे पर आने पर आमादा हो गए। उन्होंने इस किताब के मुसन्निफ बुरहानुद्दीन हसन के सामने शायद बाद में इस बात का इजहार किया कि यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कि वो रेडियो पाकिस्तान में इतने बड़े ओहदे पर, बल्कि जिन्हें नशरियात का बाब आदम कहा जाता है और वजह कहा जाता है, वो एक छोटे टेलीविज़न स्टेशन की जनरल मैनेजर के। बहरहाल अयूब खान भी जल्दी इसका इफ्तिताह चाहते थे। इमारत भी अभी सही तरह से मुकम्मल नहीं हुई थी। इफ्तिताही तकरीब की तारीख़ मुतय्यन कर दी गई और जल्दी जल्दी सारे इंतज़ाम मुकम्मल किए गए। बुखारी साहब की बदकिस्मती देखिए कि जनरल अयूब खान, जो पहले भी उनसे ज़्यादा खुश नहीं थे, उस वक्त कई ऐसी करदा या नाकरदा गलतियों के मुर्तकिब हुए जिसकी वजह से उन्हें आइंदा हफ्ते के दौरान ही इस जिम्मेदारी से खुदकुश भी कर दिया गया। हुआ ये कि इफ्तिताही तकरीब के लिए जल्दी जल्दी स्टेज बनाई गई और कुर्सियों पे पॉलिश की गई। सदर अयूब के लिए जो कुर्सी, सबसे ऊंची कुर्सी रखी गई थी, उस पर ताबा पेंट हुआ था। सदर साहब जब उस पर बैठे तो उनका सूट उस कुर्सी से चिपक गया और उनके चेहरे पर इंतहाई नागवारी के आसार भी नमूदार हुए। ख्वाजा शहाबुद्दीन उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे
वो छोटे से कद के आदमी थे। उनकी जब तकरीर की बारी आई तो एक चपरासी को करीब में एक छोटा सा स्टूल लेके तिपाही लेके बिठा दिया गया था। उसने जल्दी से ला के वो तिपाही वहाँ रखी और उस तिपाही पर खड़े होके ख्वाजा साहब ने तकरीर की, जो उनके लिए खासा हतक का बायस बना। वो भी बुखारी साहब से नाराज़ हो गए। फिर और बदकिस्मती ये देखिए कि सदर अयूब इस तकरीब के बाद जब स्टेशन की इमारत का दौरा करने के लिए अंदर गए तो राहदारी में उन्होंने बुखारी साहब से कहा कि मुझे ये मुशायरे उशायरे पसंद नहीं है बिल्कुल, या आप मुशायरे उशायरे ज़्यादा ना करवाएं। इत्तफाक से जब वो एक स्टूडियो में दाखिल हुए और वहाँ एक प्रोग्राम की प्रोडक्शन देखने लगे तो वो मुशायरा ही था, और वो जानवरों का मुशायरा था, और हजरत दाद यानी कव्वा उस मुशायरे की सदारत कर रहा था। ये सारी बातें सदर अयूब के लिए बहुत ही नागवारी का बायस बनी, और बुखारी साहब को बस अगले हफ्ते ही इन चीज़ों से पाकिस्तान टेलीविज़न के कराची स्टेशन की जनरल मैनेजरी से सुबुकदोश कर दिया गया। हाँ, एक बात और उन्होंने बड़ी मज़ेदार लिखी है, और वो ये है कि बुखारी साहब ने उस तकरीब के लिए टेलीविज़न के अफसरान को हुक्म दिया था कि वो सब के सब उस दिन सूट पहन कर आएँ और जिना कैप लगाएं, और वो खुद भी एक ऊंची सी टोपी लगा कर आए। वो कद में अयूब खान के बराबर ही थे, और उस पर इतनी ऊंची टोपी लगाकर वो अयूब खान से भी ऊपर निकल रहे थे। और ये लोग कहते हैं कि शायद उस दिन उनकी गलतियों में से एक गलती ये टोपी पहनना और ये कपड़ा, ये अफरा तफरी में प्रोग्राम मुनक़िद कराना भी शामिल। बहरहाल बुखारी साहब को वहाँ से फारिग कर दिया गया, और ऐसा होता आया हमारे यहाँ। बुरहान साहब ने अपनी किताब में उन गैर मुल्की दौरों का भी जिक्र किया है जो उन्होंने रेडियो की तरफ से या बाद में टेलीविज़न की तरफ से उनकी कवरेज के लिए सरबराहान ममलकत के उनके साथ सफ़र किए। सदर अयूब के कुछ गैर मुल्की दौरों का जिक्र किया है। एक दौरे में वो ईरान, तुर्की, फ्रांस और रोमानिया गए। फ्रांस के दौरे के बारे में वो लिखते हैं कि फ्रांस सिफारती आदाब को मलहूज़ रखने वाला मुल्क है, और जनरल डीगाल के दौर में तो ये बात बहुत ही अहम थी। तो जिस वक्त फ्रांस के दौरे की मनसूबाबंदी हो रही थी, उसी वक्त फ्रांस ने पाकिस्तान की हुकूमत को मुत्तला कर दिया था कि तमाम तकरीबात में जो सरकारी तकरीबात होंगी उनमें ये तवक्को की जाती है कि सदर पाकिस्तान और उनका वफ़द अपने कौमी लिबास में मलबूस होगा। मज़े की बात यह है कि उस वक्त पाकिस्तान का कोई कौमी लिबास था ही नहीं। आमतौर पर मगरबी लिबास ही पहना जाता था, कुछ लोग शेरवानियाँ भी पहनते थे। बहरहाल फौरी तौर पर एक कौमी लिबास तय किया गया, वो वही है जो आजकल भी है, काली शेरवानी, सफ़ेद शलवार, काले बूट और सियाह जिना कैप। लेकिन बात यह है कि जब पहली मरतबा पाकिस्तानी वफद और पाकिस्तान का सदर इस कौमी लिबास में सदर डीगाल के इस्तकबालिया में और बाद ओपेरा के खुसूसी शो में शरीक हुआ तो वो मंज़र काबिल दीद था। बुरहानुद्दीन एक मज़ेदार बात लिखते हैं कि उस ज़माने में जब सदर अयूब गैर मुल्की दौरों से वापस कराची पहुंचा करते थे तो ये रिवाज था कि 100-200 आदमी एयरपोर्ट की इमारत की छत पर जमा होते थे और सदर को उनकी कामयाब दौरे पर
नारे लगाकर मुबारकबाद दिया करते थे। जो डिप्टी कमिश्नर इसका इंतज़ाम करते थे वो कहीं और ट्रांसफ़र हो गए थे। उनकी जगह जो नए डीसी साहब आए थे उन्होंने किसी और ठेकेदार के ज़रिए नारा लगाने वाले लोग बुलाए और वो हजरात एयरपोर्ट पर सदर अयूब की वापसी पर उनके हक़ में, कामयाब दौरे के हक़ में नारे लगाते रहे। ठेकेदार को ख्याल आया कि जो शख्स हमें पैसे देगा और या दे चुका है, जो डिप्टी कमिश्नर, उसके हक़ में भी दो चार नारे हो जाएं तो क्या बुराई है। उन्होंने सदर अयूब के साथ उस डिप्टी कमिश्नर के हक़ में भी दो चार नारे लगवा दिए जिंदाबाद के। अयूब खान जब वहाँ से गुजरे तो और उन्होंने वो नारे सुने तो बस उनकी तबीयत बहुत मुकद्दर हुई और उन्होंने कहा कौन गधा है ये जिसके नारे लगाए जा रहे हैं। तो ऐसी भी कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। अयूब खान जनवरी सन 68 में शदीद बीमार हो गए थे। उनको दिल का शदीद दौरा पड़ा था। बुरहान लिखते हैं कि पहले तो ये मशहूर किया गया कि उनको इन्फ्लुएंजा हो गया है। जब वो नहीं उठे बहुत दिन तक और पब्लिक के सामने नहीं आया तो फिर कहा गया कि वो नमूनिया हो गया है। फिर भी जब वो नहीं आया तो फिर एक उनको बताया गया कि भाई इनको पल्मनरी एम्बोलिज्म की एक बीमारी हो गई है और ये एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज है। अब जब आर्जे की बाबत खबर रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ डेस्क पर पहुंची तो बुरहान बताते हैं कि ये मसला पैदा हो गया कि इसका तर्जुमा क्या किया जाए। बहरहाल मशवरा किया गया वजारत इत्तलात से और वजारत इत्तलात ने यह कहा कि भाई आप अंग्रेज़ी में ही नाम ले दें, उर्दू में नाम लेकर खामखा सामीन की अक्सरियत जो है इस मौलिक बीमारी की माहियत को ना समझने लगे। बेहतर यह है उन्हें कुछ पता ना चले, आप अंग्रेज़ी में ही ये जो है वो इस तरह से। अयूब खान के आखिरी साल में उनकी इमेज बिल्डिंग का बहुत काम हुआ और इसके लिए लाजमन पहले नंबर पर रेडियो पाकिस्तान और दूसरे नंबर पर जो टेलीविज़न जो नया नया आया था उसको इस्तेमाल किया गया। हालांकि होता यह है कि माहिरीन इबलाग का कहना यह है कि मीडिया खुसूसन टेलीविज़न पर तशहीर जहर की मानद होती है। अगर मुनासिब मकदार में ये काम किया जाए तो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर इसकी डोज ज़रूरत से ज़्यादा मकदार में दे दी तो फिर ये मौलिक बन जाती है। और यही काम अयूब खान के साथ हुआ। जिस तरीके से उनकी पब्लिसिटी की गई, जिस तरह से उनका इमेज बनाने की कोशिश की गई, उसका मनफी असर जो है वो बरामद हुआ और वो जो फ़ायदा मुतवक्के था वो नुकसान में बदल गया। अयूब खान के बारे में बुरहानुद्दीन हसन लिखते हैं कि उनको इतनी ज़्यादा उन्होंने टेलीविज़न को अपनी ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया। एक तो वजह यह थी कि उस वक्त तक टेलीविज़न की अहमियत सामने नहीं आई थी पाकिस्तान में और वो इतना वसी नेटवर्क भी नहीं रखता था जो रेडियो पाकिस्तान का था। रेडियो के सामने उसकी अहमियत महदूद थी और वैसे भी अयूब खान कैमरों के सामने आना कुछ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। उन्होंने हर महीने की पहली तारीख को अपनी तकारीर के लिए रेडियो ही को रखा था। बाद में टीवी वाले रेडियो से रिकॉर्डिंग लेके फिर उसे वो नशर किया करते थे। एक और बात जिसकी तरफ बुरहानुद्दीन हसन ने जोर दिया है वो ये है कि अयूब के दौर में इत्तलात के सेक्रेटरी जनाब अल्ताफ़ गौहर थे। इंतहाई ज़हीन, बाअसर और मुतहर्रिक सरकारी मुलाजिम थे। मीडिया की आज़ादी को बुरहानुद्दीन हसन के ख्याल में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाया तो वो कहते हैं अल्ताफ़ गौहर थे वो। और उसकी गालिबन वजह यह थी कि वो अयूब खान की खुशनुदी हासिल करना चाहते थे। अयूब खान प्रेस से नफरत करते थे। अल्ताफ़ गौहर ने यह समझते हुए प्रेस पर तरह तरह की पाबंदियाँ लगाईं। इन इक़दामात ने न सिर्फ अखबारात को, मीडिया को ब्यूरोक्रेट्स के शिकंजे में
जकड़ दिया। अब ये ब्यूरोक्रेट्स ऐसे थे कि जो ना मीडिया को समझते थे और ना इतनी ही बसीरत रखते थे कि एक तरक्की पजीर माशरे का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है। अब आप खुद सोच लें कि एक पुलिस अफसर को पीटीवी का उस ज़माने में मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर करना किस बात की अलामत था। बहरहाल अयूब खान का दौर जैसे कैसे ख़त्म हुआ, याया खान ने इक़्तिदार संभाल लिया। बुरहानुद्दीन हसन लिखते हैं कि याया खान का दौर हैरत अंगेज़ तौर पर मीडिया की लिए खासी आज़ादी का दौर था। शायद इसकी वजह यह थी कि याया खान और उनके मसाहिब जर्नलों की जो टोली थी वो रंगरलियों में मसरूफ़ रहती थी और दिन के वक्त उनको रात का जो नशा था उसका खुमार उतारने और आराम करने में इतना वक्त गुजर जाता था कि उन्हें इस बारे में फ़िक्रमंद होने का मौका ही नहीं मिलता था कि अखबारात में क्या छप रहा है, रेडियो टीवी पर क्या नशर हो रहा है। इन उमूर से बेखबरी जो थी वो मीडिया के लिए बड़ी नेमत थी। वो लिखते हैं कि एक दफ़ा जब याया खान कौम के नाम अपना खिताब रिकॉर्ड करा रहे थे तो उन्होंने कहा भाई मेरा साइड पोल भी आप लें। पीटीवी वालों ने उनसे कहा कि सर साइड पोज से मामला ख़राब हो जाएगा, फ्रंट पोज ही सिर्फ आना चाहिए सामने तकरीर के वक्त। उन्होंने कहा नहीं, वो मुझसे खातून ने कहा है कि आगा जी आपका जो साइड पोज है ना वो बड़ा खूबसूरत लगे, आपका जो है। देख लें आप किस तरीके से इस मुल्क के सरबराह इस मुल्क पर हुकूमत करते रहे हैं, किस तरह से इस मुल्क के मामला चलाए जाते रहे। अयूब खान ही के दौर का जिक्र करते हुए वो लिखते हैं कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायद आज़म की सालगिरह के मौके पर एक पैगाम रिकॉर्ड कराती थी रेडियो पाकिस्तान और उनकी तकरीर का मसौदा पहले वजारत इत्तलात में चला जाता था। वजारत इत्तलात ने उनके 2-3 जुमलों पर जिसमें हुकूमत पर तनकीद की गई थी कहा कि अगर ये जुमले बदल दिए जाएं तो मोहतरमा से जब ये कहा गया तो मोहतरमा नाराज़ हो गई और उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इस जुमलों को काटूं। बहरहाल इन जुमलों के साथ उनकी पूरी तकरीर रिकॉर्ड की गई और जब ये तकरीर उन जुमलों तक पहुंची तो अचानक कुछ बिजली मुनक़ता हो गई और वो 2-3 बताया यही गया कि बिजली मुनक़ता होने के सबब, लेकिन बुरहानुद्दीन हसन के मुताबिक हकीकत ये थी कि ख़ुद रेडियो के एक बड़े अफसर ने बैठकर उस वक्त उन जुमलों को बटन दबाकर हज़फ किया। सियासी नशरियात और रिकॉर्डिंग के हवाले से बुरहानुद्दीन ने अपनी किताब में कई दिलचस्प वाक़यात लिखे। सन 70 के इलेक्शन में याया खान ने सियासी जमातों के सरबराहों को भी इंतखाबात से पहले अपना मंशूर पेश करने के लिए रेडियो टेलीविज़न पर मौका दिया था। वो इसकी दिलचस्प बातें बताते हुए लिखते हैं कि GM सैयद साहब से भी तकरीर करने के लिए कहा गया। उन्होंने तकरीर रिकॉर्ड कराई, लेकिन उसमें कहा कि पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान और बंगाली 5 कौमें बसती हैं। अब ये बात दरअसल लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत ममनू थी। जिस ऑर्डर के तहत इलेक्शन कराए जा रहे थे उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान की वहदत और पाकिस्तानी एक कौम होने के का जो बयानिया है उसके खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी। GM सैयद साहब से कहा गया कि आप ये जुमले अपने, उन्होंने कहा नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं
ये जुमले मैं तो हज़फ नहीं करूँगा। बाद में बातचीत के बाद ये तय हुआ कि चलें आप कौमें ना कहें, कौमियतें कह दें। वो कौमियतों पर भी हुकूमत राज़ी नहीं हुई। उसके बाद ये तय पाया कि 5 सकाफती इकाइयाँ आप इनको कह दें, लेकिन वो इस पर भी बड़ी मुश्किल से ही शायद राज़ी हुए। दूसरे ये कि जीएम सैयद साहब को रोशनियों से बड़ी तकलीफ होती थी। वो हर 5 मिनट के बाद उन्हें बुझाया जाता था, फिर दोबारा जलाया जाता था ताकि वो हिद्दत कम हो जाए स्टूडियो में। अब उनकी जो 20 मिनट की तकरीर थी वो समझ लें तकरीबन 2 घंटे में जाकर मुकम्मल हुई। मौलाना भाषानी की तकरीर की रिकॉर्डिंग के बारे में वो कहते हैं कि ये तकरीर वाहिद लीडर थे मौलाना भाषानी जिन्होंने कहा कि बस आप रिकॉर्ड करें और उनकी ये तकरीर उर्दू और बांग्ला दोनों में रिकॉर्ड की गई, समझे ना। और ये उनको बता दिया गया था कि अगर कोई काबिल एतराज़ बात हुई तो हम उसे एडिट कर देंगे, और मौलाना भाषानी ने ये बात मान ली। उन्होंने कहा ठीक है, जो बात भी हो आप कर लें, और ठीक 20 मिनट में अपनी तकरीर उन्होंने मुकम्मल कर ली। जनाब भुट्टो के बारे में बुरहानुद्दीन हसन का कहना है कि उन्होंने अपनी तकरीर रिकॉर्ड कराते वक्त लिखा हुआ मतन रुक रुक कर पढ़ा। यह अजीब बात है कि भुट्टो साहब हुजूम के सामने फिलवजी तकरीर करते तो बेहतरीन खिताबत का मुजाहरा करते, लेकिन जब वो लिखी हुई तकरीर पढ़ते तो उनका अंदाज मुतासिरकुन नहीं होता। बुरहानुद्दीन हसन ने अपनी किताब में याह्या खान के 2 सालों का भी जिक्र किया है, और उन 2 सालों में मशरक़ी पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा उसकी नशर होने पर पाबंदियों के हवाले से भी, हालांकि उससे पहले उनके दौर में प्रेस को कुछ आज़ादी रही, लेकिन जब मशरक़ी पाकिस्तान का बहरान शुरू हुआ तो इंतहाई सख्त सेंसर नाफिज कर दिया गया, और कोई ऐसी चीज़ जो ISPR के हवाले से नहीं आती थी वो नहीं छपती थी। इलेक्शन हुए, और इलेक्शन में जो कुछ हुआ मशरक़ी पाकिस्तान में मुजीब और मगरबी पाकिस्तान के 2 सूबों में भुट्टो साहब काफ़ी अक्सरियत से जीत गए, और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ उसका जिक्र भी इस किताब में है। अफसोसनाक बात एक और है, और जिसका जिक्र बुरहानुद्दीन हसन ने अपनी किताब में किया है, वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे तकलीफ दह खबर थी जिसमें मुल्क टूटने का ऐलान किया गया था। ये खबर देते वक्त पाकिस्तान की वज़ारत इत्तलात के बड़े बड़े लोग जमा हुए, और उन्होंने ये गौर ख़ौज़ किया कि किस तरह ये खबर दी जाए। रेडियो पाकिस्तान के उस वक्त के जो डायरेक्टर नियुक्त थे गनी अराबी, जो बहुत ही समझदार और बड़े प्रोफेशनल आदमी थे, और वो हुकूमत की नज़ाकतों को और मिजाज को समझते थे। इस मौके पर उन्होंने ख़बर ड्राफ्ट की, और फिर वही ख़बर रेडियो और टेलीविज़न पर नशर हुई। उस खबर के अल्फाज ये थे कि पाकिस्तान और भारत के मुकामी कमांडरों के माबैन एक तस्फिये के बाद मशरक़ी महाज पर जंग बंद हो गई है, और भारतीय फ़ौजें ढाका में दाखिल हो गई। सिर्फ 24 अल्फाज पर मुश्तमिल इस खबर में
एक कौम की तारीखी ज़िल्लत और रुसवाई का गोया खुलासा कर दिया गया, बयान कर दिया गया। नाज़रीन किराम, ये बुरहान साहब की किताब की पस पर्दा की बारे में दूसरी खित थी। इंशाअल्लाह तीसरी खित लेके फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।